ब्रेन क्या है, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है? ब्रेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती, सारी मूवमेंट इलेक्ट्रिकल हो रही होती है। और कभी इसको सुना जाए तो आपको यूं ही आवाजें आएंगी, शूं शूं शूं। ये रात को सोते में भी, दिन को जागते में भी ये काम कर रहे होते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे जहनी मरीज ना बने, सुसाइड तक ना जाएं और आपके बच्चों का जहन इतना फ्रेश हो कि वो क्रिएटिविटी की तरफ जाए, तो उसके लिए ये कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। करते हैं या तो डिप्रेशन के बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं, या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, या आम जिंदगी में बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस हो। अगर किसी को आप देखें अलग थलग होना शुरू हो गया है, इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया है उसने, फिर खुदा न खास्ता अगर ये जुमला आपने किसी की जुबान से सुन लिया, अपनी औलाद में, आप टीचर हैं तो आपके शागिर्दों में, आप दोस्त हैं तो अपनी सहेलियों दोस्तों में, कि ये ज़िंदगी से तो बेहतर आदमी को मर जाना चाहिए। कैसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि अच्छा भाई मेरा माइंड या मेरा ब्रेन इस टाइप का है, मैंने ये एक पर्टिकुलर वे में जाना है, इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, तब मैं एक अच्छी पीसफुल लाइफ गुजार सकती हूँ। प्रिंसिपल 3 हैं माइंड को कंट्रोल करने वाले। हमारा ब्रेन क्या है, इसका कौन सा पार्ट किस तरह काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा क्या होते हैं और ये किस तरह हमारी बॉडी को बीमार कर देते हैं। हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी ख़राब हो तो हमारी बॉडी में बैलेंस ख़राब हो जाता है। हमारे बच्चों में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको हम ऑब्जर्व करें, खुदा न खास्ता वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ तो नहीं जाने वाले, मोहब्बत में नाकामी किस तरह हमारे दिमाग को बीमार करती है। इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर खालिद जमील बिग बी न्यूरोलॉजिस्ट वो सारे अहम पॉइंट्स आपको बताएंगे कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके, अपने ब्रेन को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ना, हम ब्रेन को समझते हैं कि ये ब्रेन क्या है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ब्रेन क्या है, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। ब्रेन क्या है, सदियों से इस पे काम हो रहा है और बहुत कुछ समझा भी जा चुका है, और इसके बहुत से डायमेंशन और पहलू भी हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एनाटॉमिकल या एनाटॉमिकली फिजिकली ब्रेन क्या है। तो बड़े सादे लफ्ज़ों में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो हमारे माथे के पीछे वाला हिस्सा है ना ब्रेन का, इसको फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और यहाँ पे प्री फ्रंटल एरिया है जो हमारी जहानत, हमारी जजमेंट, हमारी कैलकुलेशंस, हमारी एक्यूरेसी, उसके मुतालिक जो भी फैसले करने होते हैं ना, वो ब्रेन के इस हिस्से ने करने होते हैं। इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे, जब किसी मरीज़ को यहाँ कोई नुक्स हो और हम जानना चाहें तो हम उनसे पूछते हैं कि यार मीनार पाकिस्तान की सीढ़ियाँ कितनी होंगी, तो ज़ाहिर है वो तो हम आपको किसी को भी नहीं पता। तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि कितनी होंगी तुम्हारे ख्याल में, 100 होंगी, 1000 होंगी। तो अगर उसके मुंह से निकल आए ना कि नहीं 50-60 हो तो ज़रूर होंगी, सो दैट वुड मीन कि उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो अकल का तो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, इनसाइट ठीक नहीं है। अच्छा, फिर इसी तरह जिनको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर कोई और, जैसे कोई ट्यूमर हो गया या कोई और इशू हो गया, तो पर्सनैलिटी उसकी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये तो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। जितने भी हमारी बॉडी को हुक्म देने होते हैं वो सारे हुक्म यहाँ से जनरेट होते हैं। अच्छा, इसके साइड पे अगर आप चले जाएं यहाँ पे, तो एक पैराइटल लोब है। ये पैराइटल लोब जो है ना हमारा, ये हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज़ उठानी है तो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हाथ को मैसेज देगा कि ये ग्लास उठा लो, और वो ग्लास उठा लेगा। तो ये दिस इज कंसर्न विद मूवमेंट्स एज वेल एज स्पीच ऑल्सो। अच्छा, मूवमेंट और स्पीच हमारी ये पैराइटल लोब, हाँ, पैराइटल लोब के अंदर है। और आप देखें जिन लोगों को राइट साइड का फालिज होता है आमतौर पे, उनकी स्पीच भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा। वो स्पीच इसलिए खत्म होती है कि उनका स्पीच का हिस्सा भी, जो राइट हैंडेड लोग होते हैं उनका लेफ्ट साइड पे फालिज होता है, तो स्पीच भी उनकी खत्म हो जाती है। तो पैराइटल लोब, अच्छा पैराइटल लोब, इसके अलावा जो हमारी सेंसेशंस होती हैं, मसलन हमें पाँव में जूते ने काटा या हमें कोई चोट लगी, तो उसकी सारी फीलिंग भी होती होती अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, इसके नीचे या आप साइड पे आप कह लें टेम्परल लोब होता है, ये जज्बात का लोब है। इस पे लिम्बिक सिस्टम है हमारा, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी पूरी बॉडी में अगर देखें तो मोहब्बत और नफ़रत, एहसास और उसकी शिद्दत सब कुछ यहीं पे जमा है। अगर किसी खौफ से आपको लगे कि इंसान
कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ख्याल आए कि जी या उसको कोई सेंसरी इनपुट मिले कि कुछ होने वाला है, तो हमारे ब्रेन में इसी में एक जगह है जिसको हम एमेग्डला कहते हैं, वहाँ से एकदम सायरन बजना शुरू हो जाता है पूरी बॉडी के लिए, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, दिल घबराना स्टार्ट हो जाता है, आप पानी एवरीथिंग। पी हाँ रहे होते हाँ, हैं और वो मुश्किल हो वहाँ जाती से है। ये मैसेज जाता है पहले एक और पार्ट को जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, फिर ये वहाँ पे जो हमारा एमेग्डला सायरन्स। एमेग्डला जो होता है ना, बेसिकली ये फर्स्ट सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू फियर, ओके और ओके। ये इसकी घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। फिर इसकी घंटियां जो है ना, देखें कहाँ कहाँ जाती हैं इसकी घंटियां। एक तो जाती हैं हमारा मेमोरी सेंटर में। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? अगर मेमोरी में पहले भी ऐसा वाकया होगा तो फिर मैग्डला को पता चलेगा कि, या ब्रेन को ये पता चलेगा कि परेशानी की बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। अगर फर्स्ट टाइम हुआ है और बड़ी सिवियरिटी से हुआ है, फिर ये वाला जो हिस्सा है ब्रेन का, वो कहेगा नहीं कुछ करना है हमने इसके लिए, तो प्लानिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, प्लानिंग शुरू होती है तो फिर उस प्लानिंग में बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमारा हाइपोथैलेमस आ जाता है। ये हमारे फौरी तौर पे हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, टेंशन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, आपको स्ट्रेस बढ़ होने जाती लग है। जाता है। और वो कॉर्टिसोल के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होते हैं। खून की नालियां फिर आपकी जो है ये एड्रेनलिन को रिलीज कर देता है, कैटेकोलामीन्स को। तो इससे क्या होता है? इससे आपकी खून की नालियां थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो आपका मसल्स में जाना शुरू हो जाता है, ताकि इसको मेडिकल जुबान में हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। यानी आप स्ट्रांग हो जाते हो एक हमले की तैयारी करने के लिए या एक हमले का दिफा करने के लिए। तो दैट्स हाउ अच्छा, फिर हमारे ब्रेन का एक बिल्कुल यहाँ पार्ट होता है जिसको सेरिबेलम कहते हैं। अच्छा, सेरिबेलम जो है ये हमारा बैलेंस बरकरार करता है। अच्छा, हम सेरिबेलम पे आते हैं। डॉक्टर खालिद जमील, मुझे ये बताइएगा कि आपने लिम्बिक सिस्टम की बात की, अभी पिछले दिनों में पढ़ रही थी, लिम्बिक सिस्टम औरतों में और मर्दों में डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ कैटेगरीज बताई हुई थी कि भाई मैं एक औरत हूँ, मेरे लिम्बिक सिस्टम में इमोशनल बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा होता है, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ें करनी होती हैं। और लिम्बिक सिस्टम जो मेल का बताया गया था, उसमें बताया गया था कि नहीं, मैं मेल हूँ और मैं फौरी तौर पर रिएक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं करता या मैं परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे लिम्बिक सिस्टम को समझने के लिए ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये लिम्बिक सिस्टम वेरी किस तरह कर रहा होता है, जेंडर वाइज किस तरह वेरी कर रहा होता है? नहीं, देखिए, लिम्बिक सिस्टम तो दोनों मर्दों का औरतों का तकरीबन क्या एक जैसे ही होता है, लेकिन उसकी जो एरियाज की इंटेंसिटी होती है या ओवरऑल जो ब्रेन होता है, वो जो एटीट्यूड डेवलप करता है वो डिफरेंट हो सकता है। वरना स्ट्रक्चरली ज़्यादातर मोर और लेस तकरीबन एक जैसा ही ब्रेन है। मतलब बहुत सी स्टडीज़ हैं जिनमें कि ब्रेन में न्यूरॉन्स मेल में ज़्यादा होते हैं या फीमेल में कम होते हैं, वगैरह वगैरह, इस किस्म की तो चीज़ें होती हैं। बट ऑन द होल यू सी अ मेल एंड अ फीमेल brain is the same, but there might be a difference in the mind. Now there's a difference between brain and mind. Brain जो है ना, ये हमारा हार्डवेयर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। अब जब ब्रेन काम करता है तो मैं आई थिंक आपको एक छोटी सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैंने सोचा कि मैं आपको या किसी को फ़ोन करूँ, तो ये सिग्नल मेरे यहाँ से ब्रेन से जाएगा मेरे पैराइटल लोब में, जिसने मूवमेंट का इशारा करना है मेरे हाथों को, और मेरा हाथ इस तक जाएगा इसको उठाने के लिए। जब मेरा हाथ इसको उठाने के लिए जा रहा होगा तो मेरा सेरिबेलम जो है वो कहेगा कि तुमने इसको यूं उठाना है। अगर सेरिबेलम खराब होगा तो मैं यूं उठाऊंगा, बैलेंस आउट हो जाएगा। वो तो फिर सेरिबेलम इशारा करेगा कि भाई तुम उठा तो रहे हो, तुमने इसको यूं उठाना है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा लिम्बिक सिस्टम भी आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये मैंने उठा के किसी तमीज़ वाले शख्स को प्यार मोहब्बत से देना है तो मैं इसको उठाऊंगा, उठा के यूं पेश करूंगा। और अगर मैंने गुस्से में किसी को देना है तो प्रोसेस वही चल रहा है, मैं इसको उठाऊंगा, मैं कहूँगा ये दे। सी ओके तो ये पूरा सिस्टम जो है इट वर्क्स लाइक दिस। अच्छा, एक और डिवीजन भी है, अक्सर आपने सुना होगा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। बिल्कुल। अगर आप इवन बकरे का ब्रेन भी देख लें, बिकॉज ह्यूमन तो आप लोगों ने ज़ाहिर नहीं देखा होगा, हम तो एनाटमी में या सर्जरी में देखते रहे हैं, तो उसके भी दो हिस्से होते हैं। यूँ होता है वो, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। लाइक मेरा ये राइट साइड है। राइट ब्रेन हर शख्स का
ये क्रिएटिव ब्रेन होता है। इसमें आपको म्यूज़िक, इसमें आपको आर्ट, इसमें आपको लाइनें, इसके अंदर आपको मतलब रिदम, मौसीकी, ये रोमांटिक। रोमांटिक आप कह हाँ, सकती हैं, क्रिएटिविटी ये मिलेगी क्रिएटिविटी, आपको। आर्टिस्टिक माइंड जो है आपका, आर्टिस्टिक वो आपका माइंड राइट आप, साइड का हाँ, माइंड है। आपको जो लेफ्ट ब्रेन होता है ये बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड, डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स, 2+2 is 4, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी इसके अंदर होती है। अब दरमियान में इन दोनों को एक चीज़ होती है जिसको कॉर्पस क्लोजम कहते हैं, उसने मिलाया हुआ होता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं वो हर वक्त राइट ब्रेन इस्तेमाल करते हैं। हम हर वक्त कभी इसको कर लिया, कभी इसको कर लिया। कुछ लोग राइट को ज़्यादा करते हैं, वो थोड़े आर्टिस्टिक हो जाते हैं, और जो लेफ्ट को ज़्यादा करते हैं वो थोड़े बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये सारे फिजिकल इसके पार्ट्स मैंने आपको बताए अच्छा, हैं। ब्रेन एक सेकंड के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें कर रहा होता है, मतलब कितने ज़्यादा पार्ट्स उसके ऑल टाइम एक्टिव हैं और मूवमेंट में है। आप और अगर ब्रेन को कभी इस तरीके से देखें कि उसके अंदर ब्रेन में सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है। देखिए ना, ब्रेन के अंदर कोई पट्टा तो नहीं है जैसे में उंगलियों के पट्टे हैं, यूं किया यूं किया, ब्रेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। सारी मूवमेंट इलेक्ट्रिकल हो रही होती है। और कभी इसको सुना जाए तो आपको यूं ही आवाज़ें आएंगी, शूं 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 शूं, यानी हमारे हर सेल में जो ब्रेन है, मिसाल के तौर पे एक अंदाजे में कहा जाता है कि इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, या मे बी इससे मोर, जितने भी हैं। अब 100 बिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं और इनको हम साइनेप्सिस कहते हैं। और ये हर वक्त, ये रात को सोते में भी, दिन को जागते में भी ये काम कर रहे होते हैं। देयर इज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब आप बड़े से बड़े ये जो आपके ट्रांसमीटर्स होते हैं या आपके टेलीविज़न पे जब नेटवर्किंग होती है, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इतनी मूवमेंट हो रही होती है। और फिर ये आप इतनी पलक झपकने से लेके जिसी आपके पूरी बॉडी में डिसीजन मेकिंग और एग्जीक्यूशन तक ब्रेन काम कर रहा होता है। अब मैंने शुरू में जैसे आपको कहा था कि ब्रेन और माइंड में फ़र्क है। ये तो हो गया ना ब्रेन का काम। माइंड बेसिकली जो होता है ना आपका, वो आपकी सोच और आपका सॉफ्टवेयर है कि आपकी इस ब्रेन की रीवायरिंग कैसी हुई हुई है। मतलब कुछ लोग आपको मिलते हैं ना, पेसिमिस्ट होते हैं, कुछ ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ लोग मिलते हैं आपको कि दे आर वेरी प्लेजेंट, कुछ बुज़दिल होते हैं, कुछ बहादुर। अब ब्रेन में कोई बुज़दिली का, बहादुरी का सेंटर नहीं है, वो आपके सॉफ्टवेयर में है। कुछ लोग जेनरस होते हैं, कुछ बखील होते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी का हिस्सा होता है आपका, ये आपकी ट्रेट्स में होता है, एंड दैट्स पार्ट ऑफ योर ब्रेन। और ब्रेन का भी यानी रिफ्लेक्शन आपके माइंड के अंदर। हमें कब ऐसा पता चल सकता है कि जैसे स्ट्रेस डिप्रेशन का बड़ा दौर चल रहा है, ठीक है, हर बंदे से आप पूछ लें, उसको खोल के देख लें, उसको कोई ना कोई स्ट्रेस या कोई ना कोई डिप्रेशन चल रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलता है कि अब इस एनवायरनमेंट में ना मेरा माइंड इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया है, मैं अच्छा फील नहीं कर रही, या कुछ ऐसे सिम्टम्स बताएं जो बड़े कॉमन हो, जिसे ऑब्जर्व करके हम सबको पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक अपने माइंड को थकाना नहीं है। अगर मैं मेंटल इलनेस में आ गई या मेंटली मुझे कोई टॉर्चर मिल रहा है, तो मैंने उसको किस तरह कन्वर्ट करना है कि मैं हैप्पी लाइफ गुजारूँ, मैं अपने माइंड को खुश रख सकूँ, मैं अपने ब्रेन को अच्छी वर्किंग दे सकूँ। देखिए, आपके बहुत से सवालों में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं निकाल के जो लोगों के फ़ायदे की बात है वो ये बताना चाहता हूँ। हाल ही में आपने देखा कि एक ही अदारे में, एक ही डिपार्टमेंट के एक लड़के ने खुदकुशी की और उसका इंतकाल हो गया, और एक लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की और वो बच तो गई लेकिन वो माजूर हो गई। उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अल्लाह उसको ठीक करे, सलामत रखे उसको। अच्छा, अब ये आम आदमी तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये चीज़ें वक्त के साथ बिल्डअप हो रही होती हैं। और वो जो है, कल हमारा एक सेमिनार भी था तो जिसमें मैंने ये बताया, ये जो बिल्डअप हो रही है ना, जो आपने कहा वो क्या चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। अब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा तो बड़ा हंसता खेलता और हंसने खेलने वाला था, लड़का या लड़की, कुछ दिनों से या हफ्तों से, महीनों से हम देख रहे हैं अलग थलग होना शुरू हो गया है। तो अगर किसी को आप देखिए अलग थलग होना शुरू हो गया है, इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया है उसने, लड़कियों के अंदर आप मेकअप करने का शौक होता है, आजकल तो खैर लड़कों में भी होता है। अच्छा, फिर पार्टीज में जाने का शौक होता है, आपको लगे कि ये सारे शौक खत्म होना शुरू हो गए हैं, ठीक है।
और फिर खुदा न खास्ता अगर ये जुमला आपने किसी की ज़ुबान से सुन लिया, अपनी औलाद में, आप टीचर हैं तो आपके शागिर्दों में, आप दोस्त हैं तो अपनी सहेलियों दोस्तों में, कि ये ज़िंदगी से तो बेहतर आदमी को मर जाना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि बेहतर है मैं मर ही जाऊँ। दिस इज़ अ वेरी 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 सीरियस सेंटेंस। इसका मतलब है कि ये सुसाइडल टेंडेंसी आना शुरू हो गई है उस पेशेंट के अंदर। तो ये जो दोनों केसेस थे, क्योंकि सुसाइड वैसे नहीं कर सकता, तो जो सुसाइड करते हैं या तो डिप्रेशन के बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, ये तो ब्रेन की डिसऑर्डर्स हो गए, या आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए उनको कोई दोस्त ना मिले जिससे वो बात करें, उनको वो कुछ समझ दोस्त भी तो हाँ नहीं पा रहा होता समझ ना। नहीं पा रहा एक्चुअली होता। हम लोग भी बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, हम हाँ, अगले की फेज में जाके उसकी सिचुएशन में जाके आपको असल में वो जो भी जिसे आप प्यार करते हैं, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड केयरफुल अबाउट। तो ये स्ट्रेस अगर आ रहा हो, अच्छा यही चीज़ हमारे प्रिंसिपल्स को, मुझे याद है हम फर्स्ट ईयर में थे और सेकेंड ईयर में मेडिकल कॉलेज में, आप देखिए बहुत सारी सुसाइड्स मेडिकल कॉलेजेस में होती हैं क्योंकि बहुत टफ स्टडी है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं और बड़ी उधार लेके पढ़ा रहे होते हैं, और बच्चे को पता होता है कि किस मेहनत से माँ बाप पढ़ा रहे होते हैं। अगर उसको ये शक हो कि मेरी अटेंडेंस 3 कम थी या 4 कम थी जिसके ऊपर मुझे इम्तिहान नहीं देने देंगे और साल रिपीट करना पड़ेगा, तो पेरेंट्स पे क्या गुजरेगी। दे गो इनटू डिप्रेशन एंड देयर वाज अ बॉय इन आवर क्लास, ही कमिटेड सुसाइड। तो ये चीज़ें फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए। आप देखें ना पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इस किस्म के लोग खुदकुशियाँ करते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ तो कर ही सकते हैं किसी हालत में भी, लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से करते हैं वो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, या फिर हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ा कि जी मोहब्बत की और मोहब्बत कामयाब ना हुई। अब आप इसको अगर कंपेयर करें गोरों के साथ या दूसरे, तो वहाँ पे मोहब्बत इस किस्म की जज्बाती होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो मरते मारते नहीं है, वो शादी कर लेते हैं, बस बात खत्म हो गई। सो यू कांट डू इट हियर। नहीं होता तो वहाँ लड़की के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फिर उनकी एजुकेशन कितनी है, उनके रवैये कैसे हैं, उम्रें उनकी टेंडर होती हैं, इसी टीन्स के अंदर वो होते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि जी बस मार दें, हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। हालांकि ज़िंदगी में आई नो मोहब्बत के फेजेस हैं, और जिन जिन लोगों ने मोहब्बत की है उन्हें पता होगा कि एक इंटेंस फेज होता है जिसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत फेड हो जाती है, मोहब्बत तो जनरली जब हो तो रहती है, लेकिन मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए जान दे देना असल में मोहब्बत की सबसे बड़ी नाकामी है। मोहब्बत हैज़ टू मेक यू स्ट्रॉन्ग। ये नौजवान अगर कोई सुन रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने मोहब्बत की और मोहब्बत में नाकामी हो गई तो आप अब दुनिया में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर दिखाएं। अल्टीमेट आप उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, आपको करना भी यही चाहिए। आप नहीं, कुछ लोग होते हैं, देखिए मेरी एक किताब है जिसमें मैंने एक जुमला लिखा है कि इस दुनिया में मोहब्बत में नाकामी के बाद मजनू बन जाना दुनिया का सबसे आसान काम है। आसान काम है, सही बात। मजनू ना बनना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप इतने डीफोकस्ड होते हो, हाँ। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग होते हैं, आपको नजर आना बंद हो जाते हैं। एंड देन यू सी द पॉइंट इज दैट हम एक सोशल माशरे में रह रहे हैं ना, सोशल लाइफ है, यू डोंट लिव ओनली फॉर वन पर्सन, यू नो। एग्जैक्टली। और इसके अलावा हमें सिर्फ एक चीज सोच लेनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रही कि वो टाइम इजी होता है, टाइम तो बहुत मुश्किल होता है, और वक्त की एक खास बात यह है कि वो गुजर जाता है। तो हम जितनी भी बीमारी से गुजरे होते हैं ना, कि मेंटल लेवल को हमने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और वो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने क्या करना है, तो उस टाइम पे हमें कोई एक जुमला, कोई एक ऐसा केस याद कर लेना चाहिए कि वो पिछला वक्त कितना मुश्किल था, अगर वो नहीं रहा लाइफ में, वहां से गुजर के मैं यहाँ आ गया हूँ। हमारे
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई हुई है, जब हमने अपने माँ बाप को जाते देख लिया है, तो एक लड़का या एक लड़की कितना टाइम ही वो रुला लेगा, थोड़े टाइम के बाद तो सुकून मिलेगा ही लाइफ हाँ, में। बहरहाल हाँ, आपके हर शख्स के देखने का अपना एक ज़ाविया है, लेकिन उस वक़्त जब वो उस ट्रांस में होते हैं ना, तो तो वो उनको बहुत लग रहा होता है मुश्किल कि ये होता है। लाइफ एंड मुझे याद है एक देयर वाज़ अ गर्ल आई नो शी वाज़ माय पेशेंट एंड शी कमिटेड सुसाइड और मैं नया-नया डॉक्टर बना था और मैं हॉस्पिटल में था, म्यो में इमरजेंसी के अंदर। तो वो आई तो हमने बड़ी कोशिश की, शी वाज़ अ वेरी गुड लुकिंग एंड अ वेरी नाइस लुकिंग गर्ल। तो हम सबको बड़ा उस पे वो नर्सों को भी हम डॉक्टर्स को भी लगे कि भाई ये तो इतनी हंसती खेलती लड़की होगी तो इसने क्यों किया ये। तो उसके बाद पता लगा कि वो अच्छा हमने अंत तक कोशिश की कि वो बच जाए तो वो अल्लाह ने उसको बचा लिया। हमने उसका गैस्ट्रिक लवाज किया, पेट साफ करते हैं और उसके बाद उसको जो भी इंजेक्शन लगाने थे कर करा के शी गॉट ओके विद इन अ डे। तो फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, अच्छा इस असना में वो देख रही थी तो उसकी एसोसिएशन भी हम सबसे हो गई लाइक अ फैमिली तो मैंने पूछा उसको कि तुमने क्यों किया ये और जब क्या तुम कर रही थी तो तुम कहने लगी मैं आई वॉज इन्वॉल्व्ड विद वन ऑफ माई कजन्स और देयर वाज अनदर गर्ल हु वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सेम कजन and she planned something or whatever happened ultimately the cousin got married to her. So I thought that the world is दुनिया जो है खत्म हो मेरे गई लिए ना, तो खत्म हो गई ना। उसकी तो खत्म हो गई ना, हाँ उसकी तो पूरी तो दुनिया ही वो बना हुआ था, तो वो एग्जैक्टली तो चकनाचूर हो गई। तो अब उसने कहा कि जब मेरी उसका यही वाला जुमला था, उसने कहा जब मेरी दुनिया ही नहीं रही खत्म तो हो गई। मैं इस दुनिया में क्यों रहूं। आप उसका लॉजिक देखिए ना, जब हम कहते हैं ना किसी को दिलासा देते हुए, ये स्टांस है, ये टाइम बहुत मुश्किल होता हाँ है, वही हम पॉइंट है। तो दिलासा दे रहे होते हैं कि देखो बेटा अभी तो तुम्हें दुनिया में इतने काम करने हैं। और भाई केड़ी दुनिया में काम करने हैं, दुनिया तो मेरी खत्म तो हो गई दुनिया ना, ही खत्म हो गई। अभी तो खत्म हो गई, अभी अच्छा तो फिर उसे मैंने कुछ उससे नया पूछा, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि तुम बताओ कि तुम तो शी वाज अ स्टूडेंट और वो थी भी एफए की स्टूडेंट ओह थी, माय छोटी सी गॉड, बच्ची। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा कि तुमने हाउ यू डेयर्ड कि मैं कह लगी दो तीन मेरे जहन में ख्याल आए। पहला ख्याल आया कि मैं गोली मार लूँ अपने आप को, बिकॉज मेरे वाले साहब पुलिस में हैं और उनका पिस्तौल पड़ा होता था घर पे। फिर कहने लगी अगर वो मैंने मारी तो फिर शोर होगा तो सबको मोहल्ले में भी पता चल जाएगा। अब ये उसकी सोच थी। कहती है फिर मैंने सोचा कि जी पंखे के साथ लोग कहते हैं लटक लो, तो मुझे लटकना नहीं आता था। यानी आप सोचिए ना। तो कहती है फिर मुझे पता लगा कि मेरी अम्मी की बहुत सारी गोलियां पड़ी हुई हैं, तो पूरी महीने की दवाई लेके आ जाती हैं। तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान तरीका है, तो वो मैंने खा ली। और उसके बाद अब एक जुमला जो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि जब मैं उन गोलियों की तरफ जा रही थी तो मुझे पता था कि मैं खाने लगी हूं और क्या होगा। उसके बाद कहती है मुझे पता नहीं मैंने शीशी किस तरह ढूंढी, किस तरह निकाली, किस तरह वो गोलियां खाई, मुझसे होता गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि वो लड़कियां इवन जो दुपट्टे के साथ या लड़के दुपट्टे के साथ या चादर के साथ पंखे से लटकते हैं, ये उस वक्त उस ट्रांस में चले जाते हैं। गो के ब्रेन में कोई सुसाइड का सेंटर नहीं है, लेकिन देन यू गो इनटू, आप सबकॉन्शियसली बस उस तरफ आप राग़िब हो जाते हो और आप करते चले जाते हो। इसमें ये भी है, मुझे आप क्लियर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, फिजिकल पेन बहुत ज़्यादा होता है तो हमें वॉमिट हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जब हमें मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर मिला होता है ना, या हम बहुत ज़्यादा मेंटल पेन में होते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम नींद की दवाई खा रहे हैं या हमें इस दवाई से कितना साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, हम बस वो ले लेते हैं और हमें कोई इंटेंसिटी का आइडिया नहीं होता। हम सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा पीस आ जाए, कि ये जो ऑल टाइम बोलता जा रहा है, इसको शांत करना है, इसको चुप करवाना है। दिमाग चुप भी तो नहीं होता है, एक टाइम ऐसा आता है। ब्रेन तो ये आई थिंक ये जिस तरह आपने मिसाल दी ना, देखिए अगर आपको पेन बहुत हो रहा होता है तो आपने कहा कि नोजिएटिंग फीलिंग आ जाती है। ब्रेन अगर आपका बहुत ज़्यादा पेन, इमोशनल पेन दे रहा होता है तो वो आंसू जो निकलते हैं वो भी अमिटी, यानी वो एक किस्म का आप कह सकते हैं जिस तरह वो भी पानी निकल रहा होता है ना, तो वो बॉडी तो बहुत प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करती है। बॉडी तो इतना कमाल का आपको हेल्प कर रही होती है। आप देखें कई लड़कियां जब खून को देखती हैं तो बेहोश होकर गिर जाती हैं। वो क्यों?
आपको पता है, वो इसलिए नहीं, वो अल्लाह ताला उनको उस अजियत से बचाने के लिए कि तुम मजीद खून ना देखो, बिकॉज इससे तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बेहतर है कि तुम लेट जाओ, या वो गिर जाती हैं, या उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाती हैं। तो ये प्रोटेक्शन होती है बॉडी की। अच्छा, आपको यानी आप कह रहे हैं कि जब हमें मेंटली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो हमारे जो आंसू निकलते हैं वो भी हमारी प्रोटेक्शन है। वो भी तो प्रोटेक्शन है। हाँ। तभी तो आप देखें, जब खुदा न खासा फौतगियों पे लोग रोते हैं, और जब वो धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं और आंसू निकल रहे होते हैं, तो उसके बाद आप देखिएगा कि उसी दिल दिन हल्का शाम होता को, रात को खाना खाते हुए बाज़ औक़ात गप्पे शप्पे मार रहे होते है, हैं मारे सारे। होता है। एंड पीपल हु डोंट वेंट देमसेल्व्स आउट, दे वो उनके अंदर वो चीज़ रह जाती है। तो हर आदमी का रिएक्ट करने का, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक आप ये समझ लें ट्रेडिशनल बात है, लेकिन साइंटिफिक बात भी है कि अगर आपको किसी की फौतगी के बाद या किसी बड़े सदमे के बाद 40 दिन तक दुख होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। 40 दिन के बाद अगर दुख कंटिन्यू करता है, तो दैट मीन्स कि आपको ये एक साइकेट्रिक एडवाइस की ज़रूरत है। तो शायद इसीलिए हो सकता है ट्रेडिशन चली आ रही है कि फौतगी के बाद 40वां मनाया जाता है। मतलब मैं उसकी मजहबी उस पर बात मैं नहीं कर समझ रहा रही हूँ। कि 40 डेज के बाद नॉर्मली लोग नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो ये 40 डेज की जो मंतक है, ये बिल्कुल है। और मेडिसिन में तो हम ज़रूर कहते हैं कि अगर इतना अरसा गुजर गया तो यू मस्ट सीक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर खालिद, आपने बताया कि आपको अपने बच्चों को, अपनी सराउंडिंग में अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर बहुत हंसता खेलता इंसान है, अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं वो बड़ी शोखो चंचल होती हैं, वो ऑल टाइम हंसती रहती हैं, मजाक करती रहती हैं, और उनके होने से रौनक भी बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल खामोश हो जाती हैं, वो किसी से बात नहीं करना पसंद कर रही होती, तो ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। तो सोसाइटल अटेम्प्ट्स, आपने बताया कि वो टेंडेंसी जो है वो माइंड में बनना स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि मेरी सराउंडिंग में कोई एक दो बंदे ऐसे हैं। अब मैंने उनको ठीक कैसे करना है, हमारे पेरेंट्स ने उनको ठीक कैसे करना है, उन बच्चों की कैसे काउंसलिंग करनी है? देखिए, ये तो फिर एक बाकायदा साइंस है जिसमें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करता है, ट्रीटमेंट हम साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पे करता जाना है। नहीं चाह रहे। हाँ, अगर घर देखिए, उस पे 3 तरीके हैं बड़े सिंपल से। पहली बात तो ये है कि अपनी दोस्ती और इंटरेक्शन को बढ़ाएं। और मैंने देखा है कि जिनकी माएँ बहुत अच्छी सहेलियाँ होती हैं अपनी बेटियों की, और जिनके बाप अपनी बेटियों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनके यहाँ साइकोलॉजिकल इशू बहुत कम होते हैं, क्योंकि यू सी दे डोंट हैव टू हाइड एनीथिंग। जब आप हाइड करते हैं ना कोई चीज़, तो गिल्ट पैदा होता है, और गिल्ट बजाते खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन है, और ये आपको घुन की तरह खा जाता है, ये दीमक की तरह खा जाता है। एंड यू स्टार्ट बिकमिंग, देखिए गिल्ट के साथ जिंदा रहना बड़ा मुश्किल काम है। और वो लोग जिनका ज़मीर जागता हो और उनको गिल्ट हो, वो तो, आपने कोई गुनाह किया हो एंड यू आर अ गुड पर्सन, तो वो तो आपका पीछा करता है। तो नहीं छोड़ता, तो मर जाते हो आप, मर तो जाते हो आप तो जिंदा होते हुए मर जाते हो। मरे हुए होते हो। तो जब आप उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, आप उसको वेंट कर लेते हैं, यू टॉक टू योर फादर, योर मदर, योर फ्रेंड्स, और एनीबडी, इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो एक तो ये तरीका है कि आप जो एक दूसरे से खुल के बात कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ बातें आप अगर बीवी हैं तो मियाँ से नहीं कर सकते, यू कैन टॉक टू समबडी एल्स, आपकी सहेली हो सकती है, बहन हो सकती है। तो एक तो ये तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली आपको लगे कि ये एक बच्चे में या बच्ची में हमारे ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो आई थिंक फिर एक स्टेप आगे बढ़ के एक आध दफ़ा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना चाहिए। यू कैन गो टू अ साइकेट्रिस्ट। देखिए, बेसिकली मेडिकल डॉक्टर इज़ द राइट पर्सन टू गो टू, ताकि उसने और भी बहुत सी चीज़ें रूल आउट करनी होती हैं, और फिर उसको लगे तो वो अगर किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो उससे सेशन करवा सकता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत जजमेंटल है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे अपनी बात किसी से भी शेयर नहीं करते, दोस्तों से शायद कर लें, फैमिली में वो कोशिश करते हैं कि ना ही शेयर करें। तो डॉक्टर के पास जाना और खुल के सब कुछ सामने रखना ना, ये बहुत मुश्किल है
हर इंसान नहीं कर पाता। तो जो अंदर ही अंदर खुद को टॉर्चर करी जा रहे हैं कि नहीं मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं शेयर नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए ना, वो तो फिर दूसरा काम अगर माँ खुद नहीं कर सकती या बाप खुद नहीं कर सकता, देन द सेकंड अप्रोच इज कि आप उसकी जो कोई पक्की अच्छी सहेली हो उसके थ्रू ये काम करवा सकते हैं। बल्कि अक्सर मुझे पेरेंट्स आते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमसे तो ये शर्माती है, तो हमने इसकी सहेली को कहा, सहेली के थ्रू में पता लगा कि इसको ये प्रॉब्लम चल रही है। देखिए लड़कियों को आजकल अगर आप देखें ना तो 3 ही इश्यूज हैं। एक तो शादी का इशू होता है, माँ बाप फोर्स कर रहे होते हैं। एक एजुकेशन का इशू होता है, पढ़ना चाहती है उनको पढ़ने नहीं देते किसी वजह से भी। और तीसरा नौकरी का इशू होता है, दे वांट टू अर्न मनी, दे वांट टू डू अ जॉब। तो वो फिर हमने टैबूज के, अच्छा तुम जाओगी कैसे, तुम आओगी कैसे। दुनिया में अगर आप नीयत बांध लेते हैं मैंने ये काम करना है तो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ आप देख लें, शहरी इलाकों को छोड़ते तो गाँव की भी तो लड़कियां काम करती हैं ना, वो तो खेतों में भी काम करती हैं, तो घर में भी काम करती है। तो व्हाई नॉट, क्या वहां पे उनको देखने वाले लोग नहीं होते होंगे? इसी तरह शहर में भी होता है। और इंटिमिडेट करने वाले लोग भी दुनिया में हर जगह पे मौजूद। यू गॉट टू बी स्ट्रांग। आप जितना फेस करोगे उतने ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे आप। तो लड़कों के अंदर मैंने देखा है, जिस तरह लड़की ऑब्वियसली उनके अंदर भी ये इश्क और मोहब्बत या वट एवर यू कॉल इट, इसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो मेन डिप्रेशन की जो ज़्यादा कॉज होती है ना, वो फाइनेंशियल होती है कि हम हाँ वो देखते हैं कि जी मेरे दोस्त के पास मोटरसाइकिल है, ये उसके पास गाड़ी बहुत अच्छी है तो मेरे पास नहीं है, दे विल फोर्स इट। और फिर वो बदतमीज़ हो जाएंगे, फिर वो बदतमीज़ हो के। तो आई थिंक पेरेंट्स को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपनी बेटियों को जब आप पालें तो शहज़ादियाँ बना के पालें, और अपने बेटों को जब पालें तो सिपाही और सोल्जर बना के पालें। इसी अपनी बेटियों को आप इतना कुछ उनकी बातें माने, जो जायज़ बातें होती हैं, कि वो किसी गैर शख्स से इम्प्रेस ही ना हो सके। और नंबर 2, उनको अपने से ज़्यादा अमीर या सो कॉल्ड अमीर लोगों में दोस्तियाँ ही ना बनाने दें, क्योंकि वो कंपैरिजन ही नहीं कर सकेंगी ना कि जी मेरा आजकल तो आपको पता है ना 8,000 से लेके तो 80,000 तक का तो सूट मिलता है, और हर पार्टी पे नया सूट पहन के जाना होता है, हर फंक्शन पे आपने पहनना होता है। 8,000 तो आपने बहुत कम बता दिया। बहरहाल मैं अपनी औकात के मुताबिक ही बता रहा हूँ। आपकी औकात मुझसे तो बहुत अच्छी है। तो मेरा कहने का मतलब है, सो यू हैव टू, आप अपने बच्चों को अपने जैसे लोगों के अंदर, इसी तरह शादियां अपने जैसे लोगों में करें। ये इतना गलत कॉन्सेप्ट है कि जी हमारी बेटी बहुत बड़े घर में जी शादी कर दी हमने, बहुत बड़े में नहीं करते बड़े, तो बहुत छोटे में भी तो कर देते हैं। बच्ची वो आपकी भी पढ़ने गलत लिखने है, वो वाली भी है, गलत ठीक है। है? देख अपने जैसों में करें। एग्जैक्टली। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ, आप जब जाते हो ना सो कॉल्ड किसी बहुत बड़े घर में, सो दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन यू वो कि आपको नहीं ऐसे जी कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स पेशेंट में, बना हाँ। देंगे। अच्छा, बहुत अल्लाह माफ करे अमीर गरीब तो नहीं होता, बहुत ही अपने से बहुत ही लो लेवल पे आप चले जाते हो ना, तो वो भी तंग करते रहते हैं कि इधर तो नखरे ही खत्म नहीं होंगे। ए चंगा पढ़ लिख के आई है। अब मैंने देखे है ना, मैंने देखा है कि आपकी बच्ची पढ़ने लिखने वाली है, उसको पता है कि भाई वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकती, ठीक है? उसने शुरू से वो कमाने के पहले पढ़ने के लिए बाहर निकली है, फिर कमाने के लिए बाहर निकली है, उसको लोग पसंद है पढ़े लिखे, उसका इंटरेक्शन शुरू से ऐसे लोगों में अब उसको उठा के अगर किसी गाँव में ब्याह दोगे, तो वो तो बेचारी को आपने जीते जी तो वैसे ही मार दिया सिर्फ एक सो कॉल्ड शादी के टैग में। नहीं बिल्कुल। और देखिए, और मैं एक और बात बताऊं आपको, ये जो इमोशनल नीड्स होती है ना, ये तो ठीक है रहती हैं साथ में, आपको कुछ फिजिकल फैसिलिटीज होती है। मतलब एक लड़की अगर आदी है हमेशा से कि जी उसका कमरा ठंडा होता है, और उसको आदत है कि वो हमेशा बचपन से गाड़ी में आती जाती रही है, तो अब आप उसको मोटरसाइकिल पे एकदम बिठा दोगे, मतलब बैठना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उस अगर ऐसा भी आप करना चाहते हैं तो मेरा मानना ये है कि फिर आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो कि वो आपके साथ साइकिल पे भी बैठे तो हंसते हुए बैठे। तो ये आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है ना। पड़ेगा। आप लोग स्ट्रगल फेज में होते हैं, मैंने देखा है बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत मतलब ऐसे घरों की कि जहाँ पे सारी सहूलतें थी, बट दे लाइक समबडी। और वो अच्छा लड़का जो होता है ना, वो जो मोहब्बत से भी ज्यादा बीवी को देना चाहिए और देता है, वो इज्जत और एहतराम देता है।
तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो फिर गाड़ी और मोटरसाइकिल में फ़र्क ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं, देखिए उनका आपकी बॉडी भी आदी हो चुकी होती है ना। मिसाल के तौर पे जैसे आपने अभी कहा कि अब एक बच्ची अगर शहर में रही है और वो पढ़ी लिखी है और उसका प्लान था कि मैंने फ़लानी जगह पे ये जॉब करनी है, तो ये उसकी एक दुनिया थी जो उसने बनाई हुई थी ना, उसको आप बिल्कुल चेंज कर दें, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब यही है कि अपने जैसों में आप दैट विल हेल्प योर मेंटल हेल्थ, दैट वुड हेल्प योर फिजिकल हेल्थ एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे ज़हनी मरीज़ ना बने, सुसाइड तक ना जाएँ और आपके बच्चों का ज़हन इतना फ्रेश हो कि वो क्रिएटिविटी की तरफ जाए, तो उसके लिए ये कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल देखनी चाहिए। आई थिंक इसमें कोई सारे एंगल देखने चाहिए आपको। और आई डोंट नो बट आई थिंक ये जो थोड़ा सा शादी से पहले वक्त देना चाहिए समझने के लिए। हमारे यहाँ बहुत से लोग देखिए जो जो मेंटली नॉर्मल नहीं होते, लग रहे होते हैं, और एकदम शादी के बाद पता लगता है कि वो तो क्या से क्या निकले। जो शादियां हमारी 2-2 3-3 हफ्ते के बाद या महीनों के बाद टूटती हैं, उनमें साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं साइकोलॉजिकल बहुत इश्यूज़ होते और हैं। कोई इश्यूज नहीं होते। कई लोग पैरानॉइड होते हैं, मियाँ पैरानॉइड होते हैं। आप बड़े हैरान होंगे, मेरे पास एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी जो बेटी है वो पढ़ी लिखी है, उसका मियाँ भी बड़ा पढ़ा लिखा है, और उसको वो छोटी-मोटी बातों पे तो शक करता था। अब वो शक इस बात पे करता है कि सुबह जो दूध वाला दूध देने के लिए आता है, तो मेरी बेटी ने जब कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हो तो वो शक करता है कि तुम उसको दिखाने के लिए चूड़ियाँ पहन के आती हो। लेवल देखो उसका। फिर कहने लगा कि वो कई दफ़ा क्या करता है कि उसको शक होता है कि जब मैं चला जाता हूँ काम पे तो कहीं मेरी बीवी से कोई मिलने तो ना आ जाता हो या क्या। तो कई दफ़ा वो ये बता के कि मैं सुबह काम करने के लिए जाता हूँ और उसके बाद छत के ऊपर चढ़े जाता है पीछे से, और पूरा हाँ। पूरा 6-6 घंटे छत पे नीचे देखता रहता है कौन आया कौन गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई टोल्ड हिम, मैंने कहा तुम किसी को दिखाओ, और ये स्किज़ोफ्रेनिया की निशानी होती है कि जिसमें वो इतना पैरानॉइड हो जाता है मरीज कि वो समझता है। एंड अल्टीमेटली ही वाज डायग्नोज्ड टू बी स्किज़ोफ्रेनिक। तो अब ये इस किस्म के तो इस यानी तरह के इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं? हो जाते हैं, इलाज से भी हो जाते हैं। मतलब देखिए ना, दुनिया में अगर मसाइल हैं तो फिर उनका एक हद तक डोंट यू थिंक सॉल्यूशन कि जैसे हमने सुना हुआ है, मैंने बहुत दफ़ा सुना हुआ है, मैं तो बचपन से एक बात सुनती भी आ रही हूँ कि नेचर कैन नेवर चेंज। आप जिस नेचर से पैदा हुए वो चेंज नहीं हो सकती। मतलब अगर मेरी नेचर में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो मैं रही हूँ अभी तक। मैंने बहुत इसको चेंज करने की कोशिश की कि नहीं यार मुझे ये थोड़ा फैक्टर कम करना है, बाकी चीज़ें ज़्यादा देखनी है, लेकिन मैंने अभी तक खुद को ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाती हूँ, ठीक है। तो नेचर जो टॉर्चर देने वाले हैं ना, वो टॉर्चर ही देते हैं। हाँ, वो थोड़े टाइम के लिए चेंज ज़रूर होते हैं, लेकिन एट टाइम कभी ना कभी जाके वो फिर वैसा ही टॉर्चर होते हैं। देते हैं देखिए आपको। इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो है कि जेनेटिकली आपकी टाइप कैसी है। जैसे हुँ, हम कहते हैं ना फलाना इंट्रोवर्ट है, हुँ, बाज़ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाज़ सैडिस्ट होते हैं, बाज़ मैसोचिस्ट होते हैं। ये तो जो नेचर के लोग होते हैं, यानी ये जेनेटिकली ऐसे होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, आप इनको बेहतर कर सकते हो। हुँ, अच्छा, एक तबका ऐसा भी होता है कि जो किसी उदासी की वजह से, किसी कोई चीज़ ना पा लेने की वजह से वो एक ख़ास किस्म के एटीट्यूड का शिकार हो जाता है, उसे फिर आप एनवायरमेंटली ठीक कर सकते हो। और तीसरी कैटेगरी होती है जिनके अंदर बाकायदा उनका प्रॉब्लम उनका अपना नहीं होता, उनके ब्रेन के अंदर वो केमिकल्स ही नहीं होते। अब हुँ। देखिए ना, हमारे ब्रेन में अगर सेरोटोनिन बन ही कम रही है, तो वी विल गो इनटू डिप्रेशन। ये कैसे पता चलता है? बस वो तो फिर डॉक्टर अपना, ये अब जो आपने बातें की कि वो लोग जो अलग थलग रहने वाले लोग होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये अर्ली निशानियाँ, सेरोटोनिन की कमी हो तो डिप्रेशन होती है। हुँ। डोपामीन जिसको हम बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, ये बाज़ का ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस हो जाए तो हम पैरानॉइड में चले जाते हैं। ओह माय गॉड! हाँ, बिल्कुल। फिर हम यूफोरिक हो जाते हैं, पैरानॉइड में भी चले जाते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि जो पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं, उनको जो हम मेडिसिन देते हैं, वो अगर मेडिसिन बहुत ज़्यादा दें,
तो उनके अंदर पार्किंसोनियन फीचर्स आ जाते हैं। तो ये आम लोगों को समझने के लिए तो इतनी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़हन में रखें कि कुछ लोग जेनेटिकली ऐसे होते हैं, वे वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, कुछ एनवायरमेंटली होती हैं, वेरी इजी टू चेंज विद साइकोथेरेपीज, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बायोकेमिस्ट्री ब्रेन की ठीक नहीं होती, उनको आप मेडिसिन दें तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो मुझे आप एक चीज़ बताएं कि जैसे आपने बताया कि हमारे माइंड में हो सकता है कि सेरोटोनिन कम बन रहा हो तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, डोपामाइन एक्सेस में चला जाए तो हम पैरानॉइड हो जाते हैं। ये चीज़ें हमारी समझ में तो नहीं आती, एक आम इंसान की समझ में नहीं आती। हम अपने माइंड को, मतलब मैं अपने माइंड को ये कैसे ऑब्जर्व कर सकती हूँ कि अच्छा भाई मेरा माइंड या मेरा ब्रेन इस टाइप का है, मैंने ये एक पर्टिकुलर वे में जाना है, इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, तब मैं एक अच्छी पीसफुल लाइफ गुजार सकती हूँ। लाइक मैं अपने माइंड को किसी तरह कंट्रोल कर सकती हूँ। देखिए, माइंड को जो कंट्रोल करना है ना, वो आपको जो सबसे डिवाइन तरीका बताया गया है ना, वो तो आपके मज़ाहिब ने बताया है। बिकॉज बेसिकली जितनी भी इबादत हैं, अगर आप उनकी डेप्थ में जाके देखें तो आपके माइंड को कंट्रोल करती है। मसलन माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, आप सब्र करते हो, आप उसे रुजू होते हो, आप कंसंट्रेट करते हो। जो लोग हम में से नहीं हैं और मुस्लिम नहीं हैं, वो अपने तरीक़ों से करते हैं। योगा लोग करते हैं तो वो भी माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आई मीन दैट्स एन आर्टिफिशियल वे ऑफ डूइंग इट। तो ये तो सारी चीज़ें हो। देखिए, अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो फिर 3 चीज़ें हैं जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, आप फिज़िकली अपने आप को बायोलॉजिकली आप ठीक रखो, तंदुरुस्त रखो, और उसमें क्या है, आपकी नींद 8 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की सारी रिपेयर, आपके ब्रेन की रिपेयर इन 8 घंटों में होती है। नंबर 2, आपको भूख लगनी चाहिए। आपका जो ज़िंदगी गुजारने का आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है कि इस वक्त मैंने ये करना है, इस वक्त मैंने ये करना है, अगर ये रिदम आपकी कायम रहेगी ना, तो इसका मतलब है कि आपने किसी हद तक ब्रेन को कंट्रोल किया हुआ है। आई मीन दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपने अपने ब्रेन को खुश रखना है, मोटिवेटेड रखना है। मोटिवेटेड रखने के लिए आप ज़िंदगी में छोटे छोटे गोल बना के उसी दिन या कुछ अरसे में उनको पूरा करें, ताकि आपको एक फीलिंग ऑफ सक्सेस मिले। वो आपको मोटिवेशन देती है। आप सुबह जब शुरू करते हैं ना, तो देखें, सुबह उठते साथ ही आप अपने जहन में 2-3 काम ऐसे जो डूएबल हैं, मसलन आज मैंने बिल जमा करवाना है 12 बजे से पहले आप वो कर लेंगे ना, तो एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी। मैंने ये कर लिया, मैंने ये सोचा था, मैंने ये मैं कर कर लिया। लिया। फिर आपको लगा कि मैंने फलाने को मैसेज करना था, फलाने का पैगाम देना था, आपने फ़ोन किया, मैसेज दे दिया, यू फील सेटिस्फाइड, यू नो। तो ये छोटी छोटी सी जो सक्सेसेस होती हैं ना, ये आपके ब्रेन को मोटिवेट करती हैं कि यस, यू आर वर्थ इट, यू आर अ विनर, यू हैव डन समथिंग। तो फिर शाम तक आप अच्छे ही काम करते रहोगे। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप अपने ब्रेन को आप मेडिटेशन करना सीखें। और मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप ब्रेन को फोकस करें, और फोकस करके आप विजुलाइज करें। आई कॉल इट विजुलाइजेशन। मतलब दुनिया में सब लोग इसको इसी लफ्ज़ से वो कहते हैं। विजुलाइजेशन का मतलब यह है कि आप अपने ब्रेन को, वो क्योटिक होता है ना कि ये क्या हो गया, यूँ होगा कि नहीं हो, नहीं, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है। आपने अगर एक बड़ा काम करना है तो आप विजुलाइज करें कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये होने वाला है, ये हो चुका है। यानी आपने सिर्फ ये सोचना नहीं कि मैंने ये करना है, बल्कि आपने ये सोचना है कि ये हो चुका है। सो इस हद तक अगर आप जाएंगे ना, तो आपका ब्रेन के अंदर एक क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप अपने घर जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के अपने आप को तो नहीं कह रहे होते कि राइट मुड़ जाओ, ये लेफ्ट मुड़ जाओ, नहीं कह रहे होते, खुद ही गाड़ी मुड़ रही होती है, सबकॉन्शियस में बैठा होता है। सबकॉन्शियस में। तो आप अपना जो एम है, जो मकसद है ज़िंदगी का, उसको अपने सबकॉन्शियस में एनग्रेव कर दें। और वो कैसे करें? वो बार बार विजुलाइजेशन करने से। हम तो नेगेटिव ही उतना सोच रहे तो होते फिर हैं। आपका कसूर है ना। वही ना, हमारे तो दिमाग में तो इतना फिर कुछ आप नेगेटिव फिर चल रहा आपका होता है। कसूर है ना। आप यही तो हम कह रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये 3 प्रिंसिपल्स पे अगर आप उसूल करें ना, इफ़ यू हम क्यों नेगेटिव सोचते हैं? नींद ही ठीक नहीं होती। फिर सुबह सवेरे हम उठते हैं, हमारी रूटीन ही ठीक नहीं होती। फियर बहुत होता है। तो फियर भी इसीलिए होता है, जो मैंने आपको सेकंड तरीका बताया कि आप कोई छोटा पॉजिटिव काम करें। तो हम तो सुबह उठने के बाद एक तो फ्रेश नहीं होते, नंबर 2 हमारी नेगेटिविटी शुरू होती, ओ यार ये 10 बजे तक ये काम करना था, देखो 12 बज के मैंने नहीं किया, एक और नेगेटिव चीज़ ऐड हो गई।
और फिर एक ये भी होता है, मतलब ऐसा भी होता है कि हमने एक ख़ास चीज़ सोची होती है कि हमने लाइफ में इस लेवल तक जाना है, लेकिन फिर एक एक सेकंड के लिए माइंड में आता है कि इस लेवल पे जाके भी क्या हम खुश हैं? तो ये खुशी का पैरामीटर भी तो डिफाइन नहीं हो पाता ना। देखिए, खुशी जो होती है ना, प्राइमरीली इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। हो सकता है वो खुशी जो आपकी खुशी हो मेरी ना हो, हाँ, आई मेरी खुशी, अंडरस्टैंड। तो हर आदमी की एक अपनी खुशी का लेवल है। हम्म। और उसका भी तरीका ये होता है कि आप अपने लेवल, अपने अपने हालात, अपनी हैसियत, अपने सराउंडिंग्स के मुताबिक आप तय्युन करें ना। अब मेरा अगर खुशी का तय्युन ये है, अगर मैं करता हूँ, तो कि मेरे अब इस उम्र में आके कि जी मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब अपनी अपनी जॉब्स में हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, आई वुड सी देम हैप्पी, तो आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। आपकी लेवल पे जो बच्चे होते हैं, ये छोटी उम्र उनका होता है कि जी उनको जॉब अच्छी मिल जाए। अब अच्छी से मुराद ये नहीं होता कि वो बिल गेट ही बन जाए, उसका मतलब होता है कि यू सी रीजनेबल। तो आप अपनी ख्वाहिशात को भी उतना रखें जो डूएबल है। देखिए ना, अचीवमेंट, आप अचीव जो कर सकते हैं उसी के बारे में आप उसका तय्युन करें ना, फिर वो चीज़ आप अचीव भी करेंगे और आप खुश भी होंगे। सो आई थिंक बेसिकली जब लोग, हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे ना कि सिंपल ज़िंदगी की गुज़ारने की कोशिश करो, सादे तरीके से, तो ये गलत नहीं हुआ करता था। वो सिंपल सादा हर एक का मुख्तलिफ है। आप तरक्की करें, लेकिन आप रियलिस्टिक होके। हमारे यहाँ सारा इशू ही आता है ना कि हमारा, देखिए, दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। वो मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी, दिल को इश्क चाहिए, दिमाग को पैसा चाहिए, रूह को अल्लाह चाहिए। हाँ, तो लेकिन हाँ, हमें तो यही तीनों समझ में आ रहा कि हमें चाहिए क्या नहीं, आप एक्चुअली। तीनों 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 को भी चाह सकते हो ना। हाँ। मतलब आप, अल्लाह तो है, बिल्कुल। नहीं? और दिल आप लगाएं, और वो जब, टूट जाता है। हाँ दिल लगा लिया तो वो टूट जाता है। देखिए, बस वो तो डिपेंड करता है ना कि आपने दिल 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 को टूटने के लिए किस पत्थर पे दिल मारा है। तो ये भी तो आपकी चॉइस है ना। ये भी So सही है। very good. But I think on the whole, you know, to be happy, uh, the less, वो जो हमेशा से कहते हैं ना, आप उतनी ख्वाहिशात रखें जो पूरी हो सकें। वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, if horses were wishes, only beggars would ride। तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी हम अपने माइंड को पॉजिटिव रख के और अच्छी रीइंफोर्समेंट करके, अच्छी एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आसान भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपको देखिए, अल्लाह ताला, अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं कहा करता था वाई मी। मैं तो अभी इतना गुनहगार भी नहीं हुआ था उस उम्र तक, तो इतने गुनाह भी नहीं आदमी कर पाता। नो, मतलब आई वाज वेरी यंग, पढ़ाई से ही दिमाग नहीं अभी निकला था, तो सब कुछ हो गया। तो आई यूज्ड टू बी वेरी नेगेटिव, यू नो, अबाउट माई सेल्फ, के यार ये तो क्या पूरी ज़िंदगी पड़ी है, व्हाई इट हैपेंड टू मी। तो मेरे साथ के देखो किधर चले गए, फलाने वो बन गए। सो दैट काइंड ऑफ अ नेगेटिविटी। अच्छा, मुझे मेडिटेशन का टाइम मिल गया व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल। तो 3 महीने में अपने बेड से हिल नहीं सकता था, तो उसमें मैं मेडिटेट करता रहा। बल्कि मैंने उस ज़माने में एक किताब भी लिख डाली। उन 3 हाँ, महीनों उन में। 3 महीनों में। और वो मैं लिखता किस तरह था कि मैं यूं लेटा हुआ करता था, तो मैं करवट नहीं ले सकता था, तो मेरे ऊपर एक वो और फट्टा रखते प्लैंक, और यूं करते, तो अब मेरा अप वे डाउन हो जाता। तो जब मैं अप वे डाउन हो जाता, तो तो फिर फिर आप मैं नीचे लेटे हुए आगे रख ऐसे के तो मैं लिखते लिखा थे। ओह करता माय था। गॉड! अच्छा, वो उस मेडिटेशन से मुझे ये, जब मैं हॉस्पिटल छोड़ा, तो मेरे जहन में ये क्वेश्चन आया कि अल्लाह मियाँ, तूने तो बहुत अच्छा किया मेरे साथ। यू हैव गिवन मी अ न्यू डायमेंशन टू लिव। वो तो भागने दौड़ने वाले तो सारे ही जी रहे हैं। सो ओके, आई विल लिव इन अ डिफरेंट वे। एंड कैन यू बिलीव, उसके बाद आई वेंट टू किंग एडवर्ड में जब वापस आया, आई नेवर लॉस्ट अ ईयर। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद, एक मतलब साल भी लोगों ज़ाया नहीं के, किया। हाँ, मैं साल भी ज़ाया नहीं हुआ। फिर वहीं पे रहते हुए, यानी चला मुझसे जा नहीं रहा। और उस ज़माने में बदमाशी की सियासत हुआ करती थी। मतलब सियासत में वैसे आजकल भी वैसे ही होता है। एंड आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट यूनियन।
और मैं माल रोड ब्लॉक कर रहा हूँ और मैं जेल में जा रहा हूँ और मैं जेल से निकल रहा हूँ। Like when you start gratitude. जब आपको ये यकीन आ जाए ना कि अल्लाह मियाँ ने अगर ये मुझसे मेरे साथ ये हुआ है तो इसमें कोई मंतक होगी। मैंने फिर आप सोचें रिहेबिलिटेशन यानी डिसेबिलिटी का पाकिस्तान में ट्रीटमेंट ही नहीं था। मैं चाहता मैं पढ़ाई में अच्छा ही था, लाइक ही था, टॉप टॉप करता रहा हूँ, मैं कुछ भी बन सकता था, लेकिन मैं कहा नहीं, मैंने इसी में स्पेशलाइज करना है। आई वेंट टू इंग्लैंड, फिर मैंने कहा मैंने वापस आना है। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है आप देखें ना, तो ये हमारे यहाँ ये जो रिहेबिलिटेशन मेडिसिन है इसके अंदर जो सबसे बड़ी डिग्री होती है दैट्स कॉल्ड फेलोशिप, FCPS। मैंने वो डॉक्टर्स के लिए शुरू करवाई, हम 2-3 डॉक्टर्स ने मिलके। तो हर चीज के अंदर डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से देखते हो। तो आई थिंक जिंदगी में अगर आपको कोई चीज नहीं मिली तो मेरी सोच ये है कि वो चीज आपकी थी ही नहीं, चाहे वो आपका महबूब था, चाहे वो आपकी मनपसंद की नौकरी थी या मनपसंद का करियर था। और जिंदगी में जो चीज आपको मिल गई वही आपकी थी, और वही थी आपकी, तो यू शुड बी वेरी हैप्पी कि आपकी चीज आपको मिल गई। आई थिंक इस किस्म की सोच मेरी तो है। आई डोंट नो, मैंने तो लोगों को इसलिए बताई है कि अगर कोई मुझसे इत्तेफाक करे तो। ऐसा भी होता है लाइफ में कि आप एक ही वे में सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, और उस पैरेलल एक सिचुएशन से आप आगे निकल ही नहीं पा रहे, और वही जो एक चीज़ आपको बीमार कर देती है, उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ के देखें, हम शुक्र अदा करना स्टार्ट कर दें या चलो इस्तगफारी करना स्टार्ट कर दें, तो वो जो एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट भी आपका होता है ना अल्लाह ताला के साथ, एग्जैक्टली तो उससे भी आपको बड़ा होता है। और दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊं, आप उन लोगों के दरमियान बैठे जिनका ऑरा पॉजिटिव है। जब आप, लेकिन जब आप किसी डिप्रेशन में होते हो या ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, आपको लोग अच्छे नहीं लग रहे होते, आप आइसोलेट हो जाते हो। आई नो, लेकिन बट तब भी कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा ही ना। अब बिल्कुल आप कोई 15 दिन के लिए कमरे में अकेले तो नहीं बैठेंगे ना, आप कहीं बाहर भी तो निकलेंगे ना। तो कोशिश करें कि उससे बात करें। देखिए मेरा तो अपना ज़ाती मानना ये है कि जो शख्स आपको देखने में ही अच्छा ना लग रहा हो तो उस वक्त उससे ना मिले। जो शख्स उस वक्त आपसे बात करने में ही अच्छा नहीं लग रहा होता तो बिल्कुल ना करें। डोंट डू थिंग्स अगेंस्ट योर विल। अगर अगेंस्ट योर विल और अगेंस्ट योर विश उस फेज में आप बात करते हैं जो जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आप आइसोलेट हुए हुए हैं या थोड़े डिप्रेशन के मोड में हैं, तो वो चीज़ें आप पे और भारी हो जाएंगी। But there would always be some people, you would like to meet and you feel solace, you feel happiness. उनका पॉजिटिव ऑरा होता है, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर आपको नहीं भी दिल चाह रहा ना, आप कुछ देर के लिए उस ऑरा में आप एंटर होंगे ना तो वो खुद घेर लेंगे आपको। मतलब आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल, मैं जिंदगी में और इसी तरह बहुत से लोग मैंने देखा है, मेरे अपने मिलने जानने वाले। मैं बड़ा हंसता हूँ, बल्कि एक खैर ये मैं सेल्फ वो बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादा भी हैं, दे कम इन दिस शिट विद मी और आई टेक एनर्जी फ्रॉम देम एंड दे टेक एनर्जी फ्रॉम मी। ऐसा ही होता है। अच्छा, वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास आई तो बड़ी, तो मैं अच्छा उन्हें कह रहा होता हूँ कि नहीं, चीजें डिस्कस हो गई, आप मेरे पास आए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। सो ये भी शो करता है कि बी आपको जो अच्छा लगता है ना, और वाकई अच्छा लगता है, आपके उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार रहने चाहिए। और जो लोग आपको लगता है कि नेगेटिव ऑरा के, यू डोंट फील लाइक मीटिंग देम, डोंट मीट देम। ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारी, देखिए ऑरा हमारा जो है ना, ये हमारी एक ब्रेन की एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी क्या, ब्रेन की है ही सब कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एमिट होती है हमारी बॉडी से बाहर वाइब्रेशंस की सूरत में, और वो हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट करती है जिसमें से वाइब्स निकल के फिर जाती है। तो ये जो अपना मेटाफिजिक्स में तो इसको कुछ 6 मीटर कहते हैं, वहाँ तक ये होता है। तो लेकिन ये कितना भी बड़ा हो सकता है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द होल यूनिवर्स। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि
अगर मैं यहाँ पे बैठी 7 समंदर पार भी किसी को याद करूँगी तो उसे फ़ील होगा। तो ये क्यों कहा जाता है? देखिए, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल ज़ुबान में ये आपकी वाइब्स होती हैं, जिसे आप सिक्स सेंस कहते हैं। ये आपकी वाइब्स होती है। अब तो हम सेवन सेंस और इससे भी ऊपर की बात करते हैं। यहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ बाज़ औक़ात किसी के बारे में सोचता है और बड़ी शिद्दत से सोचता है, और आपको लगता है कि कुछ ही देर के बाद उसका फ़ोन आ गया, वरना पिछले 6 महीने 8 महीने से फ़ोन आया ही नहीं था। ये कनेक्टिविटी है। लेकिन डोंट यू थिंक कि अब आपसे तो मेरी मुलाकात हुई है, आप अमेरिका भी चले जाते हैं, आप लंदन भी चले जाते हैं, तो मैं इधर से बैठ, अक्सर हमारे साथ तो ऐसा होता भी है कि मैं आपके बारे में सोच रही होती हूँ, उधर से आपका मैसेज आ जाता है। तो आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ट है, ठीक है? तो मैं लाहौर में बैठ के आपको अमेरिका तक कनेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने आपको याद किया, आपका उधर से मैसेज आया। एक इंसान को मैं जानती नहीं हुई, तो उनके साथ तो ये कनेक्शन नहीं बन सकता कि मैं यहाँ बैठे किसी को भी याद करूँगी, किसी से एक दफ़ा मिली और उसको भी याद करूँगी, मैं उस तरह कनेक्ट नहीं हुई, मेरी रूह से कनेक्ट नहीं हुई, तो वो भी मुझे उधर बैठा याद करेगा। देखिए, इसमें दो बातें आपने कही हैं। एक बात तो आपने ये कही है कि जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ। हाँ। तो जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो यानी आप यहाँ बैठ के अगर कहें कि जी मैं ट्रम्प के बारे में सोच रहा हूँ, तो ट्रम्प ने मुझे फ़ोन नहीं, वो तो कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई रब्त है, राब्ता है। तो ये तभी मुमकिन है, यू नो। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट राब्ता होता है खून के रिश्तों में, रूह के रिश्तों में। यानी सबसे मुझे लगता ज़्यादा है खून से ज़्यादा रूह के रिश्ते, जो हाँ, एहसास के बिल्कुल। रिश्ते हैं। यानी एक माँ, मैं खून का इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक माँ जो होती है, उसका बेटा खुदा न खास्ता कनाडा में उसका कोई एक्सीडेंट होता है, अभी फ़ोन पे इत्तला बाद में आती है, दिल की धड़कन पहले ही तेज़ हो जाती है माँ की। ये वो राब्ता है, और ये बाकायदा है। और अभी हम जो लेटेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशनें आ रही होती हैं, उनके अंदर इसको मेटाफिजिक्स को अब हम फिज़िक्स के लॉज में आने वाला वक्त तब्दील करके बताएगा कि ये वजह। क्वांटम फिज़िक्स का नाम आपने सुना हुआ है। क्वांटम फिज़िक्स के अंदर अगर आप पार्टिकल एंड वेव की थ्योरी के मुतालिक सोचिए, तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एंटेंगलमेंट। हाँ, एंटेंगलमेंट का मतलब ये होता है कि एक ज़र्रा अगर यहाँ पर है और एक ज़र्रा यहाँ से अरबों खरबों मील दूर भी है, तो वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और हो सकता है। और इसमें अगर कोई तब्दीली आए तो वो उसमें भी तब्दीली उसी वक्त इंस्टेंटली आ जाएगी। तो ये एक एक्सक्यूज मी, पूरी साइंस है, जिसको ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो बात आपकी है बिल्कुल सही है कि आपकी मोहब्बत की शिद्दत में जितनी ज़्यादा तेज़ी होगी, उतना आपका जो वो कम्युनिकेशन है, देखिए इसको ESP भी कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये बाकायदा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। तो उतनी फिर उन लोगों में ज़्यादा होती है, चाहे वो आपने कहा एहसास का रिश्ता हो, रूह का रिश्ता हो, बदन का रिश्ता हो, बल्कि इन सबसे भी ज़्यादा बढ़ के मोहब्बत का रिश्ता हो। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया बात करके, और इतना अच्छा सेशन, इतनी अवेयरनेस हमारे देखने वालों को कि ब्रेन कितना वास्ट टॉपिक है, तो हमने इसमें से बड़ा छोटा सा पोर्शन कवर करना चाहा है। तो आई होप हमारी ऑडियंस का इससे बहुत फ़ायदा हो। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके किस तरह हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।